गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं सौरभ मित्तल आज आपके सामने फिर हाजिर हूँ इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी का एक और टॉपिक लेके जो बहुत मेन है हमारे लिए और साइकोलॉजी को समझने के लिए। अप्रोचेज या स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। अप्रोचेज या स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। सबसे पहले हम बात करते हैं ये है क्या, अप्रोचेज क्या है, या हम कहें कि स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी क्या है। क्या हुआ, बात है 19वीं शताब्दी के अंत की, या हम बात कहें कि 20वीं जो शताब्दी है इसके शुरुआती दौर की बात है। 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी के शुरुआती दौर के अंदर जो हमारे साइकोलॉजिस्ट थे, जितने भी उस टाइम पे साइकोलॉजिस्ट थे, सबके बीच में मतभेद होने शुरू हो गए। मतभेद का मतलब क्या है कि जो सबकी विचारधाराएं थी, जो आइडियोलॉजीज थी सबकी, या हम बात कहें जो सबके मेथड्स थे साइकोलॉजी के अंदर सर्च करने के, रिसर्च करने के, उनके बीच में, उन साइकोलॉजिस्ट के बीच में मतभेद होने शुरू हो गए। जब साइकोलॉजिस्ट्स के बीच में मतभेद होने शुरू हुए तो हमारे सामने एक नए स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, या हम कहें मनोविज्ञान के नए नए उपागमों का आरंभ हुआ। हमारे सामने मनोविज्ञान के नए नए उपागम हैं, जो नए नए स्कूल्स हैं वो निकल के आए। अब हम इन स्कूल्स के बारे में पढ़ेंगे। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी है क्या, मनोविज्ञान के जो ये उपागम है, ये उपागम है क्या। हम आज ज्यादा उपागमों को ना पढ़ करके आज 2, 3 या 4 ही उपागमों के बारे में पढ़ेंगे। धीरे धीरे से पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले जो हम सबसे पहला उपागम है उसको रीड करते हैं। आपने बिल्कुल इसके बारे में सुना होगा। पहला स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है हमारा संरचनावाद, स्ट्रक्चरलिज्म। अगर आपको याद हो, हमने पिछले जो हमारा सेशन रहा था उसके अंदर एक विलियम वुंट के नाम का साइकोलॉजिस्ट पढ़ा था। विलियम वुंट ने क्या किया था, 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर के अंदर, जर्मनी के लिप्जिंग शहर के अंदर विलियम वुंट ने साइकोलॉजी की पहली क्या खोली थी, प्रयोगशाला। मतलब जो विलियम वुंट थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक साइंटिफिक लैब खोली जर्मनी के लिप्जिंग शहर के अंदर 1879 में। इससे पहले हमने एक बात पढ़ी थी कि जो 16वीं शताब्दी है उसके अंदर जो हमारी साइकोलॉजी है उसने आत्मा का अध्ययन किया, यानी आत्मा के विज्ञान या आत्मा के अध्ययन से शुरुआत करते हुए 17वीं शताब्दी के दौर में इसको मन का विज्ञान या मन का अध्ययन करने वाला एक विषय माना जाने लगा। किसे, साइकोलॉजी को। यही बात कर रहे हैं हम स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर, संरचनावाद के अंदर मन की। जो संरचनावादी थे, स्ट्रक्चरलिज्म को मानने वाले थे, यह मन की बात करते थे। और विलियम वुंट ने भी मन का अध्ययन करने के लिए, मन का व्यवस्थित रूप से अध्ययन करने के लिए विलियम वुंट ने 1879 शायद 1879 में जर्मनी के एक लिप्जिंग शहर के अंदर पहली प्रयोगशाला खोली। किस चीज का अध्ययन करने के लिए, मन का व्यवस्थित रूप से अध्ययन करने के लिए विलियम वुंट ने जो लैब खोली थी, इसी ने हमारी जो साइकोलॉजी है, जिसे हम आज एक विषय के रूप में पढ़ रहे हैं, विलियम वुंट के कार्यों की वजह से ही आज हम इस साइकोलॉजी को
एक स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ रहे हैं, एक स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन किया जा रहा है, यह सारा का सारा श्रेय जाता है हमारा विलियम वुंट को। विलियम वुंट ने क्या किया? विलियम वुंट ने जो हमारी साइकोलॉजी थी, विलियम वुंट ने इस साइकोलॉजी की लैब के अंदर या लैब बना के एक संरचनावाद के नए विषय का, नए स्कूल ऑफ साइकोलॉजी का प्रारंभ किया। इस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के अंदर क्या था? इसके अंदर जो विलियम वुंट रहे हैं हमारे और उनके जितने भी सहयोगी थे, इन्होंने इंट्यूशन मेथड अंतरदर्शन विधि दी, इंट्यूशन मेथड दिया विलियम वुंट और उनके सहयोगियों ने। इन्हें संरचनावादी माना जाता है। संरचनावादी क्या है? जो संरचनावादी थे यानी विलियम वुंट थे या और भी जो भी संरचनावादी थे, इनका मानना था कि जो जटिल मानसिक अनुभव वास्तव में संरचनाएं हैं, जटिल मानसिक अनुभव वास्तव में संरचनाएं हैं जो अनेक मानसिक स्थितियों से मिलकर बनी होती है। मतलब कि इनका कहना था कि जो हमारे मानसिक अनुभव है, जो जटिल है, कॉम्प्लेक्स मानसिक, जो हमारे कॉम्प्लेक्स मेंटल जो हमारे अनुभव हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, यह वास्तव में संरचनाएं हैं, स्ट्रक्चर्स हैं। इनका यह मानना था जो कि अलग अलग जो मेंटल स्थितियां होती हैं, हमारी जो मानसिक स्थितियां होती हैं, उनसे मिलकर बनते हैं। किनका मानना था? यह मानना था संरचनावादियों का। इसके अंदर जो मेन नाम लिया जाता है वो तो है विलियम वुंट का। इसके अलावा हम बात करें तो एडवर्ड हुए या टिचनर का नाम आता है, टिचनर साइकोलॉजिस्ट रहे, इनका नाम भी आता है संरचनावादियों के अंदर। इनका क्या था? संरचनावादियों के जो मेन बात थी, इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक तो जो साइकोलॉजी है उसको फिलोसफी से अलग कर दिया। ये बात मैंने पिछले सेशन में बताई थी कि जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी एक अलग विषय बनने से पहले फिलोसफी, दर्शन शास्त्र का एक हिस्सा थी, इसी का पार्ट थी। फिलोसफी सब्जेक्ट का एक हिस्सा थी साइकोलॉजी। फिलोसफी से अलग किया हमारे विलियम वुंट ने, इसको एक अलग सब्जेक्ट का दर्जा दिया। संरचनावादी थे ये हमारे विलियम वुंट। इन्होंने क्या किया? एक तो इन्होंने इंट्यूशन मेथड दिया संरचनावादियों ने। इसके अलावा इन्होंने एक साइकोलॉजी को स्वतंत्र विषय होने का गौरव प्रदान किया। उसके अलावा भी इन्होंने एक व्यवस्थित ढंग से प्रयोग करने के लिए, मनोवैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का गठन किया। लेकिन इनकी एक कमी थी। इनकी कमी क्या थी? यह जितनी भी बात करते थे संरचना की बात करते थे। यह जितनी भी लर्निंग करते थे ये संरचना के लिए करते थे। इस वजह से संरचना पर ज्यादा ध्यान देने की वजह से जो यह इंट्यूशन मेथड था इनका, इसके अंदर वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता या वैधता, वैलिडिटी की कमी थी, जिस वजह से जो यह स्कूल ऑफ साइकोलॉजी था, कौन सा? संरचनावाद, यह ज्यादा फेमस नहीं हुआ। सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि जो इनका ध्यान था संरचना पर था, वैलिडिटी नहीं थी इस चीज की, ज्यादा इस बात पे ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता था। इस कई कारणों की वजह से इसको ज्यादा ध्यान ना देकर एक नई विचारधारा का प्रारंभ हुआ, जिसे हम प्रकार्यवाद के नाम से जानते हैं, जिसे हम प्रकार्यवाद, फंक्शनलिज्म। दूसरा स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है फंक्शनलिज्म, प्रकार्यवाद।
प्रकार्यवाद में क्या है? जो प्रकार्यवाद है, सबसे पहले तो यह एक अमेरिकन स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है। जो प्रकार्यवाद है यह एक अमेरिकन स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है। इसके अंदर हमें कुछ भी पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्रकार्यवाद होता क्या है। प्रकार्यवाद क्या होता है? हमने पढ़ा संरचनावाद के अंदर मन की संरचना के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता था, लेकिन जो प्रकार्यवादी थे इनका मानना था कि जो संरचना है मन की, जो मन की संरचना है, मन की संरचना पर ज्यादा ध्यान ना देकर, जो कहते मन की संरचना है इस पे ज्यादा ध्यान ना देकर हमें मन के कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। यह इन साइकोलॉजिस्ट का जो फंक्शनलिज्म थे, प्रकार्यवादी थे, इनका मानना था कि संरचनावादियों की तरह हमें मन की संरचना पर ज्यादा ध्यान ना दे करके मन के कार्यों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जो फंक्शनलिज्म था, जैसे हमने पढ़ा संरचनावाद, संरचनावाद में सबसे फेमस और सबसे मेन नाम था विलियम वुंट का, उसी तरह से जो यह फंक्शनलिज्म है, फंक्शनलिज्म के अंदर जो सबसे मेन नाम आता है वो आता है विलियम जेम्स का। किसका आता है? विलियम जेम्स का। इसके प्रवर्तक थे विलियम जेम्स। और जो संरचनावाद हमने पढ़ा उसके प्रवर्तक थे विलियम वुंट। विलियम वुंट ने फर्स्ट लैब खोली थी लिपजिंग शहर में जर्मनी के, और जो विलियम जेम्स है इन्होंने फंक्शनलिज्म की बात की थी। यह इस फंक्शनलिज्म नाम के स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के हम कहें कि प्रवर्तक थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने, जो विलियम जेम्स थे, ये डार्विन नाम के साइकोलॉजिस्ट के एक थ्योरी ऑफ इवैल्यूएशन, विकासवाद के सिद्धांत से प्रभावित थे, और इन्होंने कहा कि जो मन की संरचना है इसको जानना इतना जरूरी नहीं है जितना मन के कार्यों को जानना जरूरी है। प्रकार्यवादियों ने क्या किया? इन्होंने ध्यान दिया कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति वातावरण के साथ जो एडजस्टमेंट करता है, समायोजन करता है, उसके अंदर जो उसके मानसिक अनुभव हैं, जो व्यक्ति के मानसिक अनुभव हैं, इन मानसिक अनुभवों का व्यक्ति वातावरण के साथ समायोजन करने में, जो वातावरण है, वातावरण के साथ व्यक्ति समायोजन करने में मानसिक अनुभवों का प्रयोग करता है, यह मानना था प्रकार्यवादियों का। इनका कहना था कि जो मन की संरचना है, मन की संरचना पर ध्यान ना दे करके हमें मन के कार्यों पर ध्यान देना चाहिए, और व्यक्ति मानसिक अनुभवों का वातावरण के साथ समायोजन करने के लिए इस्तेमाल करता है। यह कहते थे प्रकार्यवादी। प्रकार्यवादियों का जो प्रमुख बल था, जो प्रकार्यवादी थे, इनका जो प्रमुख बल था, जिस प्रकार जो संरचनावादी थे इनका प्रमुख बल था मन की संरचना पर, जो प्रकार्यवादी थे, प्रकार्यवादियों का जो प्रमुख बल था, इनका प्रमुख बल था अधिगम प्रक्रिया पर। अधिगम प्रक्रिया अर्थात इनका कहना था कि किस प्रकार व्यक्ति अपने मानसिक अनुभवों का प्रयोग करके अपने एनवायरनमेंट के साथ एडजस्टमेंट करता है, समायोजन करता है, इसी को इन्होंने अधिगम प्रक्रिया का नाम दिया प्रकार्यवादियों ने। जो हमारे प्रकार्यवादी थे इसके अंदर कुछ नाम लिए जाते हैं, जैसे कैटल हो गया, थॉर्नडाइक बहुत ही फेमस नाम है, या इसके अलावा वुडवर्थ है,
ऐसे नाम लिए जाते हैं। एक अगर मैं साफ तरीके से डायग्राम बना देता हूं इसका, एक आपके लिए आसान रहेगा, नोट्स के रूप में बन जाएगा। एक प्रकार्यवाद, फंक्शनलिज्म, प्रकार्यवाद, इनका जो प्रमुख कार्य था वो अधिगम प्रक्रिया पर केंद्रित था। अधिगम प्रक्रिया पर केंद्रित जो प्रकार्यवाद था, फंक्शनलिज्म था, फंक्शनलिज्म के जो प्रमुख प्रवर्तक थे वे थे विलियम जेम्स जिसके प्रमुख प्रवर्तक थे। इन्होंने अधिगम प्रक्रिया पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया। यह अमेरिकन स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है। यह अमेरिकन स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है हमारा फंक्शनलिज्म। यह 2 तरह की यूनिवर्सिटियों के अंदर बटा हुआ था। अब हम बताते हैं आपको, प्रकार्यवाद है 2 तरह की यूनिवर्सिटियों के अंदर साइकोलॉजिस्ट के बेसिस पे बटा हुआ था। एक तो था कोलंबिया यूनिवर्सिटी। कौन सा था? कोलंबिया यूनिवर्सिटी। और दूसरा था हमारा शिकागो यूनिवर्सिटी। शिकागो यूनिवर्सिटी। अब ये क्या है? शिकागो यूनिवर्सिटी क्या है और हमारा कोलंबिया यूनिवर्सिटी क्या है? जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट थे उनके अंदर नाम लिया जाता है थोरनडाइक का और वुडवर्थ का। जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के थे फंक्शनलिज्म को मानने वाले, जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट थे, इनमें नाम आता है थोरनडाइक और वुडवर्थ का। और जो शिकागो यूनिवर्सिटी को मानने वाले थे इनमें नाम आता है हमारे विलियम जेम्स का, या इसके अलावा हार्वेस्टर नाम के साइकोलॉजिस्ट हुए, उनका नाम आता है हमारी शिकागो यूनिवर्सिटी के अंदर। इनका मानना था प्रकार्यवादियों का कि जो मन की संरचना है उससे ज्यादा ध्यान, मन की संरचना से ज्यादा ध्यान हमें मन के कार्यों पर देना चाहिए। मन की संरचना से ज्यादा ध्यान हमें मन के कार्यों पर देना चाहिए। मन की संरचना से ज्यादा ध्यान मन के कार्यों पर देना चाहिए, यह मानना था हमारे प्रकार्यवादियों का। जो हमारे प्रकार्यवादी सेकंड स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, सेकंड स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। इससे पहले हमने संरचनावाद, स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ा, फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, और उसके बाद हमने पढ़ा प्रकार्यवाद, फंक्शनलिज्म, सेकंड स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। यह स्कूल बना था 1895 19वीं सदी के अंदर। और 19वीं सदी में अगर आपको याद हो, साइकोलॉजी 16वीं सदी में हम बात करें तो आत्मा का अध्ययन रही। 17वीं 18वीं सदी में यह मन का अध्ययन हुई। 19वीं शताब्दी के अंदर यह चेतना का विज्ञान या चेतना का अध्ययन करने वाला एक सब्जेक्ट बन गया था। कौन? साइकोलॉजी। यह हम अभी तक